नमस्कार। क्राइम बीट कवर करते हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन कुछ लॉ एनफोर्समेंट ट्रांसफर्स ऐसे होते हैं जो रातों रात सत्ता के गलियारों में हलचल मचा देते हैं। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल डॉजियर को डिकोड करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के बेहद सख्त और चर्चित आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल में अचानक हुई तैनाती। एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट की नज़र से अगर देखें तो ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को हम फटाफट 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस बंगाल ट्रांसफर के पीछे की वजह, फिर इस सुपर कॉप की असली प्रोफाइल, इनका यूपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, काम करने का इनका खास तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी, और आखिर में सबसे अहम बात, बंगाल के माहौल पर इसका क्या असर होने वाला है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं इस हाई स्टेक्स बंगाल ट्रांसफर की। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो है, पश्चिम बंगाल ही क्यों? मतलब एक ऐसा राज्य जो अपने बेहद तनावपूर्ण और गर्मागर्म चुनावी माहौल के लिए जाना जाता है, वहां अचानक से यूपी के एक ऐसे सख्त ऑफिसर की एंट्री। आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? अगर हम सोर्स डेटा और अंदरूनी हलचलों को एनालाइज करें तो इस तैनाती के 3 बिल्कुल साफ और कड़े रणनीतिक उद्देश्य दिखाई देते हैं। पहला टारगेट है किसी भी हाल में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों। दूसरा, क्राइम पर ऐसा सख्त कंट्रोल जो शायद वहां पहले न देखा गया हो। और तीसरा, सबसे बड़ा टास्क, माफियाओं और बाहुबलियों के नेटवर्क पर बिना किसी समझौते के सीधा और कड़ा एक्शन लेना। लेकिन बंगाल के लिए इस रणनीति को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले इस सुपर कॉप की बैकग्राउंड प्रोफाइल को खंगालना होगा। देखिए, अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के वो आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी। इनकी जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि एक बार कोई इनके लडार पर आ गया तो उसका बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इनकी ये पूरी फिलॉसफी, इनका काम करने का तरीका सिर्फ एक लाइन में बड़ी बेबाकी से समझ आ जाता है, या तो कानून मानो या फिर परिणाम भुगतो। ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि संगठित अपराध को दिया गया एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है। तो अब जरा इनके यूपी ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, खासकर नोएडा और मेरठ जैसे बेहद सेंसिटिव इलाकों में किए गए इनके ऑपरेशंस पर। यहीं से इनकी ये सुपर कॉप वाली साख बनी है। इनका काम करने का जो प्रोग्रेशन है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ 1-2 लोगों को गिरफ्तार करके फाइल बंद नहीं करते। सोर्स डेटा बताता है कि इनकी रणनीति 3 लेयर्स में काम करती है। पहले, वांटेड अपराधियों पर बिल्कुल सटीक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन, और अंत में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब एक क्राइम जर्नलिस्ट होने के नाते हमें हर पहलू को निष्पक्षता से देखना होगा। इनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी सच्चाई एनकाउंटर्स भी रहे हैं, यानी पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच सीधी हथियारों से मुठभेड़। डेटा साफ दिखाता है कि इन ऑपरेशंस ने क्राइम का ग्राफ तो तेजी से नीचे गिराया, लेकिन साथ ही पब्लिक में कई बड़े विवादों को भी जन्म दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं विवादों और कड़े एक्शन ने इनकी सुपर कॉप वाली सख्त इमेज को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर एक अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करता कैसे है? इनका काम करने का असली तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी क्या है? इनकी ये पूरी टैक्टिकल कामयाबी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, कड़े फैसले लेना जिनमें कोई समझौता नहीं होता। दूसरा, सिर्फ दफ्तर में बैठकर ऑर्डर नहीं देना, बल्कि ग्राउंड पर लगातार खुद मौजूद रहना। तीसरा, और शायद सबसे अहम, हर तरह के राजनीतिक दबाव से खुद को बिल्कुल अलग रखना। और चौथा, अपनी ही फोर्स के अंदर सिस्टमैटिक सुधार लाना। फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लीड करने की यही खूबी इन्हें बाकियों से अलग बनाती है। अब आते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर। इस सारे डेटा और बैकग्राउंड को देखने के बाद बंगाल में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आगे क्या होगा, इसका सही अनुमान लगाने के लिए हमें यूपी के पिछले माहौल और बंगाल के नए परिदृश्य को आमने सामने रखकर देखना होगा। यूपी में इनके सामने मुख्य चुनौती थी जड़ें जमा चुके गैंगस्टर्स और उनके अवैध नेटवर्क। लेकिन पश्चिम बंगाल का सीन थोड़ा अलग है। यहाँ की चुनौती है बेहद संवेदनशील चुनावी माहौल और राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास। पब्लिक को सुरक्षा का एहसास दिलाना यहाँ सबसे बड़ी जरूरत है।
चुनौतियां भले ही अलग हों, लेकिन टारगेट एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में कायम करना। अगर अजय पाल शर्मा अपनी उसी आजमाई हुई यूपी स्टाइल रणनीति को बंगाल में क्रोनोलॉजिकल तरीके से लागू करते हैं, तो डेटा कुछ इस तरह के बदलाव का इशारा करता है। फेज 1 में अपनी तैनाती के साथ ही वो सख्त रणनीतियों को जमीन पर उतारेंगे। फेज 2 यानी शॉर्ट टर्म में ये देखने को मिल सकता है कि लोकल क्रिमिनल्स के अंदर कानून का खौफ पैदा होने लगेगा। मिड टर्म आते आते यानी फेज 3 में ओवरऑल हिंसा में एक बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, और लॉन्ग टर्म फेज 4 में पब्लिक के बीच सुरक्षा और सिस्टम को लेकर विश्वास काफी हद तक बढ़ सकता है। तो हमारी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हमें आखिर में इसी एक बड़े और चुभते हुए सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या इस सुपर कॉप की ये हाई प्रोफाइल तैनाती सच में बंगाल की ज़मीनी हकीकत को बदल पाएगी? जैसे जैसे ये सख्त लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी ज़मीन पर उतरेगी, तस्वीरें अपने आप साफ होती जाएंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत जल्द एक और गहरी इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर मुलाकात होगी।